दोस्तों स्वागत है आपका डैनलो में। आज बहुत ही आसान तरीके से हम डिस्कस करने वाले हम समझेंगे आर्टिकल 79 से 88 यानी पार्लियामेंट इन जनरल क्या होता है, पार्लियामेंट के बारे में, इसके कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन ऑफ सीट्स वगैरह यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, हाउस ऑफ द पीपल के बारे में। सो बेसिकली पार्लियामेंट क्या होता है सबसे पहले ये जानना है, और वो आर्टिकल 79 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करें कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 it has been said that there shall be a parliament for the union which shall consist of president and two houses to be known respectively as council of state and house of the people। यानी कि सिंपल में अगर सिंपल तरीके से समझा जाए तो पार्लियामेंट कंसिस्ट करता है फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट के साथ साथ क्या है, प्रेसिडेंट तो हो गया, साथ में इसके साथ क्या है कि जो भी हाउस ऑफ द पीपल है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। देखिए लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं और राज्यसभा की अगर बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। समझ गए। आर्टिकल 80 की बात करें तो कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात किया गया है कि देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि जो राज्यसभा होगा इसका जो कॉम्पोजिशन होगा राज्यसभा का, वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का कॉम्पोजिशन क्या होगा। तो एज यू नो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जो 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो 12 मेंबर्स होते हैं जो कि नॉमिनेटेड होते हैं किनके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसमें क्या है अकॉर्डिंग टू विच प्रोविजन, और यहाँ पर क्या है कि 38 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यानी कि जो 38 प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि 38 प्लस 238 और 12 कितना हो गया 238 मेंबर्स जो होते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि टोटल हो गया 250। यानी कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है हमारा राज्यसभा है 250 सीट कंसिस्ट करता है। समझ गए कि 250 सीट है राज्यसभा में। नाउ कम टू 81। खैर अगर राज्यसभा का और अगर बात करना चाहे तो राज्यसभा का जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है जो कि फील्ड होता है बाय स्टेट एंड यूटीज़ दोनों से होता है अकॉर्डिंग विद द जो प्रोविज़न है फोर्थ शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल जब पढ़िएगा कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें यह कहा गया एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में बात किया गया कैसे एलोकेशन ऑफ सीट्स होगा। खैर और अगर बात करें कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, इसमें जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा में कहा गया है उसके बारे में अगर जाने तो ये बेसिकली कोई लिटरेचर, साइंस, आर्ट या सोशल सर्विसेज या फिर स्पोर्ट्स से देख लीजिए, जैसे सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट्स से गए थे, तो उस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो बेसिकली आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस यानी कि या फिर सोशल सर्विसेज, तो इन सारे चीज़ों से नॉमिनेटेड मेंबर्स जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो नॉमिनेटेड होते हैं। सो समझ गए। बाकी अगर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच ऑफ स्टेट्स की बात करें तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल बी इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, उसके बारे में अगर बात करें, देखिए ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर बात करें कौन सा स्टेट से जो राज्यसभा में कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कौन से स्टेट से, तो वो है उत्तर प्रदेश, 30 प्लस है, 31 के आसपास है। ओके, अगर बिहार की बात करें तो बिहार का कितना है, बिहार का 16 है, और महाराष्ट्र का उससे ज़्यादा है, और वेस्ट बंगाल का भी शायद 16 या 17 ही है। अब देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा बाकी। सो राज्यसभा का समझ गए कि 250 है, 12 नॉमिनेटेड है, और बाकी जो 238 है जो रिप्रेजेंटेटिव्स इतने हैं। नाउ कम टू आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल यानी कि आर्टिकल 80 बात करता है राज्यसभा का, तो ये हाउस ऑफ द पीपल का बात करता है यानी कि लोकसभा का बात करता है, ये लोकसभा का बात करता है। सो ये लोकसभा में ये क्या है, अगर लोकसभा की बात करें कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल दैट मीन्स द लोकसभा। ओके, सो लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ सीट क्या है, सबसे पहले तो ये होता है कि जो ये प्रोविज़न जो दिया गया है इसमें कि नॉट मोर देन 530 मेंबर्स जो डायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं लोकसभा में, सो 530 से ज़्यादा इलेक्टेड मेंबर नहीं होना चाहिए प्लस, और बता रहा हूँ, और 20 मेंबर्स जो यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो 20 हैं जो यूटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कितना हो गया 550 हो गया। ओके, कि देखिए ये कहा गया है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
इससे कम होता है वैसे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 530 मेंबर मैक्सिमम होगा जो इलेक्शन के थ्रू आएगा, और 20 मेंबर क्या होगा जो यूटीज के थ्रू आएगा। ओके, और जो कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाया है अकॉर्डिंगली उसके अनुसार होता है। वैसे तो 545 होता है जैसे कि पता ही है आपको। और 2 एंग्लो इंडियन जो होते हैं उनको एबोलिश कर दिया गया था। एंग्लो इंडियन के बारे में अगर बात करें तो देखिए, एंग्लो इंडियन के लिए जो सीट रिजर्व था पहले, उसको हटा दिया गया अकॉर्डिंग टू 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ उसके थ्रू इसको हटा दिया गया 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। और इसमें क्या हुआ कि रिजर्वेशन जो SC STs के लिए जो रिजर्वेशन है उसको दिया गया एक तरीके से अगले 10 सालों के लिए लोकसभा में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व है। और 104th अमेंडमेंट के थ्रू जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे उनको एक तरीके से हटा दिया गया। वैसे 545 की अगर बात करें, 545 में 530 रिप्रेजेंटेड होते हैं, 15 फ्रॉम यूटीज एज यू नो, जिसमें पहले 13 यूटी से था और 2 एंग्लो इंडियन होते थे। एंग्लो इंडियन को एक तरीके से एबोलिश उसको ख़त्म कर दिया गया 104 अमेंडमेंट के थ्रू। नाउ कम टू आर्टिकल 82 हो गया, समझ गए। और ये जो सेंसस याद रखिएगा कि जो रिप्रेजेंटेशन, देखिए इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें जो चुने गए प्रतिनिधित्व जो होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, जो चुने गए जो सांसद कह लीजिए, वो जो लोकसभा के थ्रू जाते हैं। जनरल इलेक्शन जो होता है जैसे 2024 में होने वाला है, उससे पहले 2019 में हुआ था। तो जनरल इलेक्शन में जो चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं या फिर सांसद होते हैं, वो जिसका जो सीट का एलोकेशन होता है वो कैसे होता है, ये 1971 का जो सेंसेक्स है इसके अनुसार अभी हो रहा है। और 2026 तक 552 सीट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते आप। 2026 तक कोई सीट उसको एक तरीके से रीएडजस्ट अभी हुआ नहीं है, पर उसके बारे में इस सेंसस के बाद रीएडजस्ट हो सकता है। प्रेसिडेंट के वो अलग पावर है जो कि 82 आर्टिकल में बताया गया है। फिलहाल इतना याद रखिए कि 1971 का जो सेंसेक्स है उसी के अनुसार जो हाउस ऑफ द पीपल में जो रेशियो बताया गया है कि कितना सीट अलॉटेड है ईच स्टेट में। मतलब जैसे कि बिहार की बात कर ले 40 से 41 सीट बिहार में है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो 80 से ज़्यादा लोकसभा सीट है, 80 लोकसभा सीट है। अगर बात कर ले महाराष्ट्र का तो अप्रॉक्सीमेटली 48 के आसपास ही होगा, याद नहीं है एग्जैक्टली, पर आप इतना समझ लीजिए जो बड़े स्टेट है, वेस्ट बंगाल है, ये सब बड़े स्टेट में आते हैं, तमिलनाडु हो गया। सो इन राज्यों में लोकसभा की सीटें ज़्यादा है जैसे पता है आपको। तो ये 1971 के सेंसस के अनुसार है। फिलहाल अगर बात करें कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो ईच स्टेट को डिवाइड किया गया है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 के सेंसस के अनुसार है, जो कहता है कि देयर शैल बी ईच स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड ईच इन सच मैनर that the ratio between the population of each constituency and number of seats allotted to it so far practicable the same throughout the state। okay, तो वही चीज़ बोल रहा है जो मैंने आपको समझाया। नाउ कम टू आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 की बात कर ले, बहुत आसान है। ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की बात किया है कि जो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है उसका ड्यूरेशन क्या होगा। उससे पहले आर्टिकल 82 की बात कर लेते हैं, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। देखिए रीएडजस्टमेंट का क्या यहाँ पर कानून है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कानून बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में रीएडजस्टमेंट का क्या है कि हर सेंसस के बाद क्या जो सीटों का एक तरीके से रीएडजस्टमेंट होगा। देखिए अगर बात करें एलोकेशन ऑफ सीट इन हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा में, तो वहाँ पर क्या है कि डिवीजन ऑफ ईच स्टेट जो कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है, वो पार्लियामेंट बाय लॉ उसको डिटरमाइन करती है। जैसे कि बताया ना अभी कि 530 सीट और 20 यूटी से है जैसे कि, तो उसमें ऐसा नहीं है कि 20 पूरा यूटी, मैक्सिमम इतना हो सकता है। दैट सीट जैसे बोला गया ना 552 सीट है, प्लस 2 एंग्लो इंडियन पहले थे, तो वो तो अब एबोलिश कर दिया। 552 से ज़्यादा बढ़ नहीं सकता, 552 से ज़्यादा 2026 तक, ये तो आपको याद रखना है। बाकी देखिए रीएडजस्टमेंट का लॉ समझना बहुत ज़रूरी है, ये अपडेट होते रहता है टाइम टू टाइम, एक ही फिगर नहीं होता है, लेकिन 552 से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता 2026 तक। और रीएडजस्टमेंट का जो एक तरीके से जो प्रोविज़न दिया गया है यहाँ पर, वो ये कहा गया है कि देखिए रीएडजस्टमेंट होगा अगर
प्रेसिडेंट चाहेंगे बाई ऑर्डर वो स्पेसिफाई कर सकते हैं रीएडजस्टमेंट के लिए। और देखिए मान लीजिए कि रीएडजस्टमेंट होता है तो प्रेजेंट जो इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, मान लीजिए कि लोकसभा के इलेक्शन 2019 में जो हुआ है और 2024 में नेक्स्ट इलेक्शन होने वाला है, तो अभी अगर रीएडजस्टमेंट हो जाए तो समझ लीजिए कि 2024 का जब चुनाव आएगा या फिर अभी एडजस्टमेंट हो गया तो अभी का जो लोकसभा का जो मेंबर है जो पार्लियामेंट में यानी कि सांसद है, उनका सदस्यता नहीं जाएगा, उनका टर्म वो चलते रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतना याद रखिएगा। जो कि रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस की बात किया गया है वो प्रेसिडेंट का ऑर्डर से स्पेसिफाई होगा, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा मेंबरशिप को। वो अपना टेन्योर जो 5 साल का होता है 5 ईयर का, वो कॉन्टिन्यूस रहेगा। अगर बात करें ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की, इसका ड्यूरेशन क्या होगा, पार्लियामेंट का ड्यूरेशन क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 83 की अगर बात करें तो ड्यूरेशन अगर बात करें तो काउंसिल ऑफ स्टेट का डिसोल्यूशन होता है नियरली, अगर काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करें, ये डिसॉल्व नहीं होता है कभी नहीं। कोई भी पूछ ले, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस कोई डिसोल्यूशन पास न किया गया हो 1/3 मेंबर से। यहाँ पर 1/3 मेंबर होगा तभी डिसोल्यूशन होगा। लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है टाइम टू टाइम, ओके, पर राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता है। तो ये तो पता हो गया, हाउस ऑफ द पीपल अनलेस जब उसको डिसॉल्व किया जाए या फिर उसका जो टाइम पीरियड टेन्योर है 5 साल का है वो ख़त्म हो जाएगा तब, ओके। तो ये चीज़ समझ गए आप। और हर 2 साल पे अकॉर्डिंग टू द लॉ जो भी प्रोविज़न दिया गया है पार्लियामेंट का जो लॉ है, हर 2 साल के एक्सपायरेशन पे जो कि 1/3 जो मेंबर होते हैं वही केवल रिटायर होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि 1/3 मेंबर जो होता है, रिजोल्यूशन जो है एक तरीके से प्रोविज़न दिया हुआ है कि 1/3 जो मेंबर होंगे वही एक साथ रिटायरमेंट ले सकते हैं, जो कि हर 2 साल पे होता है राज्यसभा में। और लोकसभा तो डिजॉल्व होते ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा डिजॉल्व नहीं होता है। और 1/3 मेंबर, इसका जो इंटरप्रिटेशन ये है कि 1/3 मेंबर हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। बस इतना आप दिमाग में रखिए। उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा गलत कर दिया था मैं, सो खैर कोई बात नहीं है। अगर बात करें क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट की, कि जो मेंबरशिप होता है पार्लियामेंट का उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 84। जैसे कि पता है कि जो भी मेंबरशिप पार्लियामेंट का लेने वाले हैं उनको सिटीज़न ऑफ इंडिया होना बहुत ज़रूरी है, और जो पर्सन है वो एक तरीके से ऑथराइज्ड हो ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन, जो कि आर्टिकल 324 में इसका प्रोविज़न दिया हुआ है। ओथ एप्रीमेशन ले, और जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में अकॉर्डिंग टू द 3rd शेड्यूल में जो ओथ एप्रीमेशन की बात की है अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। और उनका जो एज है, मान लिया जाए कि आप राज्यसभा के लिए खड़े होने, राज्यसभा के लिए चयनित हुए हैं, तो राज्यसभा वाले केस में क्या है कि नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। लोकसभा का चुनाव आप 25 साल के एज में लड़ सकते हो, कोई भी अगर चाहो तो 25 साल के एज में लड़ सकते हो चुनाव। लोकसभा के मेंबरशिप के लिए 25 ईयर्स चाहिए, और भाई राज्यसभा के लिए जाना है तो 30 ईयर्स, जैसे कि जानते हैं 30 ईयर प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 एज है, और 30 ईयर राज्यसभा का याद होना चाहिए आपको ये। चलिए खैर क्वालिफिकेशन यही है। बाकी आपको अगर और क्वालिफिकेशन के बारे में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में जानना है तो आप डिटेल में बुक पढ़ सकते हैं। खैर यहाँ पे टाइम कम है। आर्टिकल 85 की अगर बात कर ले, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी सेशन जो पार्लियामेंट का है वो अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट होता है। जैसे पार्लियामेंट का सेशन जब स्टार्ट होता है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों को बुलाया जाता है ज्वाइंट सेशन, जो कि पार्लियामेंट उसको चेयर करते हैं यानी कि हेड करते हैं। प्रोरोगेशन डिसोल्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोरोगेशन और रिजोल्यूशन मतलब डिसकंटिन्यू करना है या फिर डिसॉल्व करना है, वही प्रेसिडेंट के थ्रू ही होगा। प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, ये प्रेसिडेंट का पावर है। और प्रेसिडेंट चाहे तो टाइम टू टाइम समन भी कर सकते हैं दोनों जो सदन है, दोनों हाउस, लोकसभा राज्यसभा, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल। प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम चाहे तो उसको समन कर सकते हैं। मीन्स प्रेसिडेंट शैल समन फ्रॉम टाइम टू टाइम, President shall from time to time summon each house of the parliament to meet such time and places as he thinks fit, okay, as per the law, as per the provision जो बताया गया है। Now come to article 86, right of president to address and send messages to houses. So what is that? Right of the president to address, send messages to the house। देखिए ये प्रेसिडेंट का राइट है कि वो इधर हाउस, पार्लियामेंट जो भी हो सकता है, लाइक बोथ हाउसेज, लाइक कि दोनों को साथ लाना है, कि दोनों को अटेंडेंस, एक तरीके से जो मेंबर्स है उसका अटेंडेंस, या प्रेसिडेंट
मैसेज भी कन्वे एक तरीके से सेंड कर सकते हैं इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिगार्डिंग कुछ भी हो सकता है, तो वो मैसेज और इसको कंसिडरेशन में लिया जाएगा। ओके, समझ गए। 87 बात करता है क्या? खैर 87 एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, सॉरी स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट होता है एट द कमिसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, जैसे मैंने बताया था ना अभी उसमें सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, तो उसी समय में बताया था कि देखिए जब फर्स्ट सेशन होता है तो प्रेसिडेंट सबसे पहले आते हैं और प्रेसिडेंट ही फर्स्ट सेशन ईच जनरल इलेक्शन के बाद, मान लिया जाए 2019 में जब इलेक्शन हुआ था तो उस समय रामनाथ कोविंद थे, तो वो प्रेसिडेंट हुए थे फर्स्ट सेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड कमिसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ईच ईयर, हर साल प्रेसिडेंट होते हैं। अब जैसे कि बात किया जाए कि प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं दोनों हाउसेज, जो हाउस दोनों होता है पार्लियामेंट का, लोकसभा राज्यसभा, टू इन्फॉर्म पार्लियामेंट टू कॉज ऑफ द समन्स, जो भी है क्यों बुलाया गया समन, ये सारी चीज़। तो फर्स्ट जो हाउस होता है जनरल इलेक्शन के बाद उस समय भी वो होते हैं और हर साल वो प्रेजेंट होते हैं। एक बार प्रेसिडेंट के अध्यक्षता में, यानी कि प्रेसिडेंट एक तरीके से उसको चेयर करते हैं। ओके, आर्टिकल 88 की अगर बात करें, राइट ऑफ द मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट टू हाउस ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में अटॉर्नी जनरल का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अब देखिए ये राइट ऑफ द मिनिस्टर्स है कि एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू स्पीक इन एंड अदरवाइज टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग, इधर हाउस यानी ज्वाइंट सिटिंग भी है या फिर हाउस है लोकसभा राज्यसभा, वो प्रेजेंट होंगे। बिकॉज अटॉर्नी जनरल कौन होता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76 अगर पढ़िएगा तो अटॉर्नी जनरल क्या होता है, जो कि एक तरीके से गवर्नमेंट का जो लीगल मैटर्स होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर जिसको बोलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द लीगल मैटर्स जो भी होता है गवर्नमेंट का, वो सारा वही देखता है, अटॉर्नी जनरल ही। उनका एक ड्यूटी होता है कि वो एक तरीके से परफॉर्म करे जो भी लीगल मैटर्स है अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सो उनको एड एंड एडवाइस प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट होते हैं अटॉर्नी जनरल। सो दैट्स ऑल अबाउट द पार्लियामेंट। यही पूरा पार्लियामेंट के बारे में था, लोकसभा राज्यसभा के बारे में, और ये इन जनरल एक सिंपल एक बताया गया कि पार्लियामेंट क्या है क्या नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करूँगा मैं, हम डिस्कस करने वाले उसमें ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। ओके, जो ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन हो गया, या फिर स्पीकर हो गया, डिप्टी स्पीकर हो गया, जो कि आर्टिकल 93 में शायद दिया हुआ है। हाँ, सो वो सारे डिस्कस करूँगा मैं नेक्स्ट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच।